अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ गुलबर्ग के इलाके में बहने वाले नाले से खातून की लाश बरामद। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू की तो किसको गिरफ्तार किया, मकतूला का मुल्जिम के साथ क्या ताल्लुक निकला, मकतूला के बुरसा इंसाफ के लिए क्या दुहाइयां देते हैं और पुलिस की तफ्तीश अब तक कहां पहुंची है, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। गालिब मार्केट थाना पुलिस को इतला मिली थी कि ज़फ़र अली नाले के ऊपर के अंदर एक लाश जो है वो तैर रही है, जिसकी 15 कॉल भी चली थी, जिसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी जो थे वो मौके पर पहुंचे ज़फ़र अली नाले के ऊपर और उन्होंने वहां पे जाके रेस्क्यू की मदद से लाश को निकाला। लाश एक औरत की थी जो 1 से 2 दिन पुरानी लगती थी, जिसके बाद तफ्तीश शुरू की गई कि औरत कहाँ की रहने वाली है, क्यों कत्ल किया गया, क्योंकि औरत की शनाख्त जो थी वो तब तक नहीं हो पा रही थी, उसके पास कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो था वो मौजूद ना था। लेकिन खुशकिस्मती समझ लीजिए गालिब मार्केट पुलिस की कि जहाँ पे ये लाश फेंकी गई उससे कुछ दूरी के ऊपर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का कैमरा लगा हुआ था, जिसके अंदर पुलिस को लगता था, पुलिस को बल्कि लगता नहीं था, कभी यकीन था कि वहाँ से फुटेज के अंदर से कोई ना कोई ऐसा शवाहिद जो है वो मिल सकते हैं जिससे पुलिस कातलों तक पहुँच सकती है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जब पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी पहुंचे और उस तारीख के अंदर फुटेजेस को देखना शुरू किया तो ये रिक्शा जो था ये उस फुटेज के अंदर आया, जो मौके जहां से लाश बरामद की गई उससे कुछ दूरी के ऊपर ये रिक्शा जिसके अंदर 2 बंदे सवार थे वो लाश फेंकते नजर आए। पुलिस ने फिर उसके बाद रिक्शे को बैक ट्रैक करना शुरू किया और 1 से 2 रोज़ की मेहनत के बाद इस रिक्शे के मालिक और रिक्शे की लोकेशन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हुई और फिर ये 2 मुल्ज़िमान जो इस टाइम थाना गालिब मार्केट की हिरासत में आई, इन 2 मुल्ज़िमान को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन मुल्ज़िमान ने किस औरत को कत्ल किया है और क्यों कत्ल किया है ये इन्हीं से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? सरफराज अहमद। सरफराज, किसको कत्ल किया तुमने? सर ये मेरी साली है। क्यों? सर ये घर से लड़की आई थी मेरे पास। हाँ हाँ, कहाँ की रहने वाली है तुम्हारी साली? ये सर खैराबाद। अच्छा, तो ये पहले भी 3-4 किस वजह से घर से लड़की आई थी? सर ये घर से बिल्कुल यानी कि लो लेवल के हैं, आपस में बहन भाई सारे लड़े हुए हैं, ठीक है। ये आगे भी 4 दफ़ा आई है, 3 दफ़ा आई है, सुलह सफाई करके महीना 2 रह के गई है, उसके बाद फिर आई थी इसी तरह, यानी कि सुलह सफाई से भेज देते रहे हैं। ये लास्ट अब दोबारा जब मेरे पास कितना अरसा पहले आई थी? सही ये तकरीबन कोई 4 साल पहले भी आई थी। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हुआ क्योंकि यहाँ पे ये इनका जो है ना रहने का तरीका कुछ और है, गाँव तरह का। तो सिस्टर इसकी जो है मेरे पास, जो जिसकी शादी हुई है मेरे साथ, इनका आपस में जो है ना बनती नहीं थी। उन्होंने फिर अपने दूसरे बहनोई को बुलवा के इसे वापस भेज दिया। अच्छा, और ये लास्ट दफ़ा दोबारा जो आई है बिना बताए यहाँ पे लाहौर स्टेशन पे आई है, तो यहाँ से मुझे इसने कॉल किया है कि भाईजान मैं इधर आ गई हूँ, तो मुझे आप यहाँ से पिक कर लें। तो मैं परेशान हो गया कि अब ये आ गई है, मैं घर भी नहीं बता सकता कि दोबारा आ गई है, ठीक है। मैंने इसे पिक किया, मैं लेके आया, मैंने फिर सारी सूरत हाल का पता किया। इन्होंने कहा कि इस तरह मुझे घर में मार पीट करते हैं भाई भी और वालिद साहब भी। उसके बाद मैंने फिर इसे कहा मैं तुझे कहाँ रखूँ, घर लेके जाऊँ। कहती मैंने घर नहीं जाना, बहन के पास तो मैंने रहना ही नहीं है। क्योंकि 2-4 माह बाद जब ये इधर आई है, 8-10 माह से पहले ना इनकी आपस में लड़ाई वगैरह हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा पूरे गांव को पता है कि ये आपस में जो है ना इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये फिर कहाँ पे रहती थी अब? ये सर मेरे पास आई है, मैंने यहाँ पे फिर एक तुमने किराए पे लेके दिया घर? घर मैंने लेके दिया किराए पे। तुम करते क्या हो? सर मैं बावड़ा फाउंडेशन में मुलाजिम हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऑटो चलाता हूँ। तो तुम्हारे पास इतने पैसे थे कि तुमने अपनी साली को पालना शुरू कर दिया और बीवी को बताया भी नहीं? ये तो चीज़ मैंने इन्हें पहले भी गांव में बोली है कि मैं यहाँ से आपको वहाँ का रेंट कम है 2000 दे दूँगा। जब उसकी बहन से तुम्हारी शादी हुई थी फिर तुमने उसको क्यों रखा, जब उसकी बहन को भी पसंद नहीं था? यानी तुम्हारी बीवी को अपनी बहन को लाहौर में रखना पसंद ही नहीं था, तुमने क्यों रखी फिर? सही पसंद नहीं था, लेकिन फिक्रमंद भी ये मेरी घर वाली थी इसके खिलाफ, बाकी कोई बहनें जो है ना। तुमने उसको शादी का कोई वादा भी किया हुआ था? नहीं सर मैंने नहीं किया था। ये स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई है, मेरी वालदा को ये यानी कि पसंद थी पहले, ठीक है। तो उसके बाद जो है शादी पता नहीं वालदा मेरी ने इनके साथ कर दी मेरी। तो उस दिन से इससे दिमाग में यही था
उस दिन से अब ये 11 महीने से लाहौर रह रही थी, तुम उसको रोजाना मिलने भी जाते थे, तुम्हारी बीवी को पता था ये? नहीं सर। तुम्हारी बीवी को ये पता था तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात है? नहीं सर। कितने अरसे से तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे? से ये तकरीबन को 8-10 माह से मेरे पास ही, लेकिन घर में पता नहीं था, इसलिए कि इसने जो मुझसे कस्में ली थी, ठीक है, जो मुझे बच्चों के वास्ते डाले हुए थे ना, उस वजह से मैं खामोश था। लेकिन ये इस तुम्हारे तो उसके उस औरत के तो बच्चे ही नहीं थे जिसको तुमने कत्ल किया? नहीं सर, मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे तो 5 उसकी बहन में से बच्चे हैं ना? हाँ जी, उसी के इसने मुझे कस्में वास्ते दिए थे। और तुम उन कस्मों और वास्तों में आ गए? सर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुझे चुप रहना पड़ा सर। मुस्तकबिल तो तुम औरत का ख़राब कर रहे थे, तो तुम्हारा बच्चों का मैं इसकी शादी भी करवाना चाहता था, लेकिन ये कि शादी ये कहीं और करना ही नहीं चाहती थी। कत्ल क्यों किया तुमने उसके? सही है, लास्ट टाइम मैं फ़ोन में ले आया, मैं यानी कि इसे मैंने कहा कि मैं काम शाम करके फिर आऊँगा, कुछ सवारी उतार के, क्योंकि मैं काम करूँगा तो रेंट निकलेगा, काम नहीं करूँगा रेंट कैसे निकलेगा। इसे मैंने अटारी दरबार के फैक्ट्रियाँ वहाँ पे जॉब पे भी लगवाया था, ठीक है, वहाँ पे ये शाम को 6-7 बजे आ जाती थी। तो मैंने कहा मिलके काम करेंगे तो ये अफोर्ड कर सकेंगे, वरना मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पे आगे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। तो बस ये आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा। कैसे कत्ल किया तुमने उसे? सही है, पहले मुझे फ़ोन पे इसने कहा कि मैं अपने आप को मार रही हूँ। मैंने कहा देखो मेरे घर पे रह के नहीं इस तरह के काम करो, मारना अपने आप को, अपने बाप के घर जाओ, उन्हें बताओ कि मैं अपने आप को मार रही हूँ, अपने भाई के पास, अपनी बहनों के पास जाओ। मारा कैसे तुमने ये बताओ? फिर सर वही ना, इसने पहले अपने आप को यानी कि मारने की कोशिश की, चूहे मार जो गोलियाँ हैं ना वो लेके आई। ये भी एक किराएदार है मेरे, वहाँ पे हमसाए हैं, उनकी बच्ची ने बताया कि अंकल ये इस तरह की हरकत कर रही है। फिर भी समझाया मैंने इसे, फ़ोन पे लगी हुई थी, मैंने अपने आप को मार देना, मैंने इसे समझाया नहीं करो। मैं ये दोस्त है मेरा, इसने 1-2 दफ़ा पहले भी सुलह सफाई करवाई थी, वो मान गई थी, ठीक है। तो फिर इसने ये भी कहा कि आपका निकाह करवा देंगे, आप इस तरह की हरकतें नहीं करो, ठीक है। तुमने मारा कैसे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ? तो फिर सर उसने खुद को पहले गले में फंदा डाला, ठीक है। जब मैं गया तो वहाँ पे यानी कि लेटी हुई थी, हालत उसकी ठीक नहीं थी। तो मैं परेशान हो गया इसे देख के सर कि इसने क्या कर लिया हुआ है। फिर मैंने इसे बुलाया अंदर, ये बाहर गली में था, मैंने देखा, मैंने कहा यार इसकी तो सांस चल रही है, लेकिन ये हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं तो पुलिस केस है सीधा साधा, तो फिर क्या करें अब इसको। तो फिर यानी कि इसने कहा तकिया रख दो मुंह पे, जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तकिया रखा सर, उसके बाद जो है ना इसने हाथ देखा पकड़ा कि भाई ख़त्म है। तो इसको तुमने लालच साथ मिलाने के लिए क्या लालच दी? नहीं सर, ये लेके गया था सुलह सफाई के लिए, मारने के लिए नहीं गए थे हम। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? जावेद। सरफराज को कितने अरसे से जानते हो? तकरीबन 7-8 साल से। इस औरत को इसके साथ कत्ल करने में तुमने साथ क्यों दिया? सर वो तो पहले डेड हो चुकी हुई थी। पहले डेड हो चुकी, वो कह रहा सांसें चली थी, तुमने मशवरा दिया कि तकिया रख के कत्ल कर दो। वो डेड हो चुकी, कह रहा जी अब मैं क्या करूँ, इसका क्या करना है। तो तुम्हारे सामने उसने कहा कि तुमने उसको मशवरा दिया कि तकिया रख के उसकी सांसें बंद कर दो, तुम्हारे सामने कहा है ना उसने? जी सर। फिर तो झूठ क्यों बोल रहे हो? कत्ल में उसका साथ क्यों दिया तुमने? तुम्हारे भी उस कोई? नहीं सर, कोई ताल्लुकात नहीं था। फिर पैसे दिए इसने तुम्हें? नहीं सर। फिर क्यों कत्ल की? बस सर यार दोस्त है इसीलिए साथ देना। यार दोस्त तो उधार में हो सकता है, बंदा कोई सैर सूर करने जा सकता है, कुछ मदद कर सकता है, कत्ल करने में मदद क्यों की? नशा वगैरह करते हो तुम लोग? नहीं सर। फिर कुछ भी नहीं। कोई तो वजह होगी कत्ल करने की, तुम उसके साथ लाश फेंकने भी गए। जी सर। अच्छा, जब कत्ल कर दिया तो फिर लाश नाले में बहाने का किसका प्लान था? ये समझ लो कि सर दोनों के थे। लाश को बोरी में डाला कैसे, बताओ ज़रा सारा। बोरी में नहीं सर, जिस पे पड़ा हुआ था उसी कपड़े में बस लिपटी हुई थी, उसी अच्छा। कपड़े में लपेट दिया था। अच्छा, हाथ पाँव बांध के लपेटा उसे, जी सर। नाले में फेंका, फिर क्या किया? फिर वापस घर आ गए। बस जी सर। इतनी सी स्टोरी है? तो पुलिस को तो फिर तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है ना? सर मर्डर तो किया है। अभी तो तुम कह रहे हो तुमने नहीं मारा, अब तुम कह रहे हो मर्डर किया। एक बात करो यार, मारा या नहीं मारा? मारने से पहले प्लानिंग भी की थी या बाद में प्लानिंग की? मैंने से प्लानिंग कोई भी नहीं की थी मारने से पहले। मारने से पहले जब हम दोनों साथ गए थे, सरफराज उसे अंदर मनाने के लिए गया था, बताने के लिए। सरफराज का कितने अरसे से ताल्लुक था उसके साथ? जितने अरसे से सर आपको बता रहे इतने अरसे से, इससे ज़्यादा मुझे। तुम उसके इतने करीबी दोस्त हो, कत्ल में उसका साथ दिया, तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा। 10-12 साल से था? नहीं सर, इतना नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता कि फ़ोन पे बात होती थी, सिर्फ वहीं एक साथ रहते थे हम दोनों,
बस इतना मुझे तुम लोगों का ख्याल था तुम पकड़े जाओगे नाले में लाश फेंकने के बाद? सर जहाँ भी फेंकते पकड़े तो जाने था। चलो अगली दफ़ा प्लानिंग अच्छी करना। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है जिन्होंने इंतहाई मेहनत से इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से लाश जो थी वो नाले में फेंक दी थी और इनका यही ख्याल था कि लाश जो है वो नाले में बह के आगे चली जाएगी या डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी और लाश जो है वो फट जाएगी और उसके बाद इनको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आसिफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। आसिफ, एक नामालूम लाश आपको नाले से मिलती है, कॉल चलती है, आप लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं, लाश को रिकवर करते हैं, उसके बाद तफ्तीश शुरू करते हैं। कुदरती तौर पे वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ था, आपको मिल गया। कितना मुश्किल था मुल्ज़िमान तक पहुँचना? देखिए, ये अंधा कत्ल कोई भी होता है वो एक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है। जब हमें वो लाश मिली, हमने सबसे पहले तो उस अननोन डेड बॉडी को ट्रेस करने के लिए पीएफएसए की टीम बुलाई। पीएफएसए की टीम ने उस औरत के 10 उंगलियों के अंगूठे लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखना शुरू कर दिया कि आया वहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। वो हमारी, क्योंकि कत्ल है, कत्ल छुपता नहीं है और अल्लाह ताला ने इन मुल्ज़िमों को पकड़वाना था। उस जायब कुआं के पास ही एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे का हमने सबसे पहले नंबर नोट किया और नंबर नोट करने के बाद हम सेफ सिटी चले गए। जब हम सेफ सिटी चले गए, वहाँ हमें कैमरे के अंदर वाज़ह नज़र आया कि एक रक्षा जायब कुआं पे आता है और आने के बाद वो एक बोरी बंद लाश, एक कपड़े में लिपटी रस्सियों से बंधी हुई लाश, उसको वो नाले के अंदर फेंक रहे हैं। हमने उस वहाँ मौके पे तो रक्षे का नंबर ट्रेस ना हो सका, लेकिन रक्षे के साथ जो कुछ निशानियाँ थी, जो उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी, जो उसकी लाइटें थी, उस सारी चीज़ों को हमने नोट कर लिया और हमने रक्षे को बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया। हमारी गुड लक थी कि फिरोजपुर रोड के पास एक कैमरे के अंदर इस रक्षे का नंबर वाज़ह हो गया। उसके बाद हमने जाए मौके से रक्षा जब वापस गया तो हमने उसकी पोजीशन नोट की कि वो कहाँ जा रहा है। ये वारदात करने के फ़ौरी बाद अपने घर मियाँ मीर गए। हमने मियाँ मीर सफ़ेद कपड़ों में मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई। उन मुलाजमीन ने बड़ी मेहनत दिन रात एक करके 2 रातें जाग के वहाँ पे इस रक्षे को ट्रेस किया और फिर इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। ये जो वजह बताता है मुल्ज़िम सरफराज के इसका अपनी साली के साथ ताल्लुक़ बन गया हुआ था और ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद वो शादी के ऊपर ज़िद कर रही थी इसलिए कत्ल कर दिया। इसके अंदर सदाकत है या कोई और मौक़िफ़ भी? देखिए, इसकी वजह यह है कि तकरीबन 15 साल पहले मुल्ज़िम की मकतूला की बड़ी बहन से शादी हुई थी। पहले दिन से इसकी मकतूला पर नज़र थी और इसने मकतूला को वर्गलाना शुरू कर दिया। इनके ताल्लुकात 10-11 माह तक मदूद नहीं है। इनके ताल्लुकात पिछले तकरीबन 15 साल से हैं। वो गाय बगाए इसके पास आती थी, इसके घर रहती थी और ये दोनों मिलकर इसकी बीवी को भी चीट करते रहे, उनको नहीं बताया हुआ था। लास्टली इसने 11 महीने पहले उसको जो है चुंगी मरसदुल के पास इलाका थाना कोट लखपत बनता है, वहाँ पे एक क्वार्टर लेकर गया था। उसमें रखा हुआ था। ये दफ्तर से रोज़ उसके पास जाता था, उसको मिलता था। पिछले चंद दिनों से वो शदीद इसरार कर रही थी कि तुम मेरे साथ निकाह करो ताकि उस रिश्ते को कोई ना मिले। मैं 15 साल से तुम मुझे मेरे साथ इलिसिट रिलेशन बनाए हुए, ये ठीक नहीं है। इसने आगे से उसको जवाब दिया कि तुम्हारी बहन है, उसके 5 बच्चे हैं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि हम मुसलमान हैं, एक वक्त में 2 बहनों से शादी हो नहीं सकती। ठीक है, इसी इशू पे इनकी बार बार लड़ाई हो रही थी। उस दिन भी इनकी पहले फ़ोन पे उस इशू पे लड़ाई हुई, फिर ये अपने दोस्त को लेकर वहाँ मौके पे इसका गया। मतलब है कि इसने उसको शादी का झांसा दिया हुआ था इसलिए ये ताल्लुक़ चली जा रहा था। मुसलसल शादी का झांसा देकर ये उसके साथ जना आरामकारी भी कर रहा था। अब मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, इनके बुरसा वगैरह जो आए तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखो, उसमें जो है वो बड़े गमगीन हैं। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अपना उनके दिन में ये था कि लड़की शायद पेशावर में जॉब कर रही है। उनको ये पता ही नहीं था कि वो लाहौर हैं। वो इस टाइम सदमे से नडाल हैं। बहुत शुक्रिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बात सुनी। आप देख सकते हैं कि जैसे मुल्ज़िमान ने जो रिक्शा था उसके ऊपर नंबर प्लेट को डिसीव करने के लिए भी ये सारा कुछ किया हुआ था। लाश जो थी वो रिक्शे में लेकर ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए लेके गए। ये जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे ये सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से और पीछे ऐसे बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, वो बैनर्स वगैरह जो थे उसकी वजह से ये तमाम जो डिस्क्रिप्शन थी रिक्शे की, इसको सेफ सिटी अथॉरिटी में जाके देखना शुरू किया और वहाँ से मुल्ज़िमान तक पहुँचा, रिक्शे तक पहुँचा गया और फिर रिक्शे के बाद मुल्ज़िमान तक पहुँचा गया। अब दोनों मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। लड़की मकतूला जो है उसके रिश्तेदार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अब मुल्ज़िमान को कैसे वो समझते हैं कि उनको इंसाफ मिल सकेगा। मकतूला रुबीना के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको इस सारे वाक़े के बारे में कैसे पता चला और फिर ये जब यहाँ पे आए हैं तो कैसे तमाम इंतज़ाम देखे इन्होंने, पुलिस की जानिब से क्या इनके साथ ताउन किया जा रहा है कि नहीं। मोहतरम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आप लोगों को कैसे पता चला रुबीना की मौत का? हम लोगों को अखबार के थ्रू पता चला है
अखबार में इस हमने बच्ची की तस्वीर बचानी है, जिसे हम जो है ना देख के तो हम लोग ये थाना गालिब मार्केट लाहौर में आए हैं। वहाँ से आके पता चला है कि बच्ची को, मेरी भतीजी को इसके बिनोई ने, सरफराज खान ने गले में फंदा डालकर मार दिया है और लाश जो है ना नाले में से बरामद हुई है पुलिस को। बहनोई यानी आपकी दूसरी भांजी जो है वो इसके साथ? जी, दूसरी भांजी तकरीबन 15 साल पहले जो है ना इसके साथ हमने उसकी शादी की थी। तो रुबीना लाहौर क्या करने आई थी? ये लाहौर में ये जॉब के सिलसिले में आई थी, काम करने के सिलसिले में आई थी, पेशावर गई थी। वहाँ से ये उसे मेरा मतलब यहाँ पे ये ले आया और इसे मकान किराए पे लेके दिया था और इसके साथ आराम करता था, जनाकारी करता था इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो आप लोगों को नहीं पता था कि रुबीना जो है वो लाहौर में रह रही है और इसका? नहीं, हमें यही था कि ये पेशावर में शिफ्ट है, ये पेशावर में जॉब करती है, नौकरी करती है। तो अब इसके बच्ची का जो मुकदमा है वो तो पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज हुआ है और आप लोगों को लाश हम लोग इस बच्ची के वारिस हैं। हम चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमारी दूसरी बच्ची का घर ख़राब हो, लेकिन हम लोग जो है ना कानून को इंसाफ की नज़र से देख रहे हैं कि हमारे साथ कानून इंशाल्लाह इंसाफ करेगा, क्योंकि इनको मुलज़म को जो मुजरिम है, मेरी भांजी को उसने कत्ल किया है, भतीजी को कत्ल किया है। पुलिस ने आप लोगों को क्या बताया, क्यों कत्ल किया रुबीना को? ये उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो बच्ची कहती थी इसके साथ, ये बच्ची के साथ ज़्यादती करता था और बच्ची को जो है ना इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए इसे कत्ल कर दिया। जो आपकी दूसरी भांजी है, जिनकी भतीजी जो है जिसकी इसके साथ शादी हुई, वो इस बारे में क्या कहती है? उससे आप लोगों ने मुलाकात की तो वो क्या कहती है? उसको पता था कि कभी शक नहीं गुजरा है अपने नहीं, उसे कभी शक नहीं हुआ, लेकिन ये इंतहाई चालाक आदमी है। दो औरतों को जो है ना इसने उसको मकान किराए पे लेके दिया था, मकतूला को, बेचारी को, तो उसके साथ ये ज़्यादती भी करता रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। आप मकतूला के चचा की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि इनको यही मालूम था कि रुबीना जो है वो नौकरी के सिलसिले में पेशावर मुंतकिल हो गई हुई और वहाँ पे नौकरी कर रही है, जबकि इसको जो मुलजिम था वो भगा और फिसला कर लाहौर ले आया हुआ था और यहाँ पर किराए का मकान लेकर दिया हुआ था। इनका ये भी खदशा है कि इसको जब सज़ा मिलेगी तो इनकी दूसरी भतीजी जो उसका घर ख़राब होगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो इसने ज़्यादती की है, जो खातून को, इनकी भतीजी को कत्ल किया है, इसकी सख्त से सख्त इसको सज़ा मिलनी चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुँचे, ताकि आइंदा ऐसा कोई भी शख्स जो है वो जो उनका इर्तिकाब ना कर सके। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए और टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए मुलज़मान तक पहुंचना जो है वो भी एक काबिल तहसीन काम है। DSP गुलबर्ग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सारी टीम को लीड कर रहे थे जिन्होंने मुलज़मान को पकड़ा। इनसे जानते हैं कि इस किस्म के वाक़यात शहर में बहुत ज़्यादा रोनुमा होने शुरू हो गए, उसकी क्या वजह है? शहजाद साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि औरत को पहले कत्ल किया और फिर लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नाले के अंदर फेंक दिया। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा लाहौर में रोनुमा होना शुरू हो गए, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाह। उमर, इसमें एक तो जो ये ब्लाइंड मर्डर्स हैं, इनमें ज़्यादातर कोई ना कोई पर्सनल एनिमिटी और इस तरह की ख़ानदानी जायदाद के तकाज़े, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऑनर किलिंग के इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो लाश ये खातून की थी, तो प्राइमरीली जो इसमें पहली एजम्पशन आ रही थी वो ये आई थी कि ये शायद ऑनर किलिंग की बेस के ऊपर कोई मर्डर वाक़या हुआ होगा। जहाँ तक आपने ये वजूहात की बात की, ये हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त और जो जारहाना रवैया हम लोगों में एज आ कम्यूनिटी और एज आ नेशन आ चुका है, ये मेन उसकी रीज़न है। बहुत छोटी छोटी बातों पे ये ऑनर किलिंग, किसी का मर्जी से शादी कर लेना, क्या इतना जो जुर्म है कि उसकी जान ले लीजिए। तो ये बहैसियत मजमूई एक हमारा माशरती रवैया है जो उसकी मेन रीज़न है। जैसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये तकरीबन 10 से 11 माह पहले लाहौर आई थी और जिस शख्स ने कत्ल किया है
वो उसकी साली है और इससे उसने शादी का कोई वादा वगैरह भी किया हुआ था। तो इसकी जो बीवी है, जो मकतूला की बहन है, उसको इस बारे में इल्म था या नहीं था, और ये कोई फैमिली डिस्प्यूट भी है इसमें? देखिए, अभी इस स्टेज के ऊपर इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करना शायद मुश्किल है। अभी जो एपरेंट इसकी जो रीज़न नज़र आ रही है वो, जैसे आपने बताया कि ये जो कातिल है ये मकतूला का सगा बहनोई है, और ये जो अभी इसने प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात बताई वो यही कि ये अपनी इस साली के साथ इसके मोहब्बत डेवलप हो गई, इसे शादी करना चाहता था, और इसकी जो पहली मिसेस थी उनसे इसके 5 बच्चे हैं, तो ये उनको तलाक दे के इसके साथ शादी करना चाह रहा था। लेकिन अब हमारे जैसा माशरती जो समाजी रवायात हैं और जो हमारा कल्चर है उसमें इन चीज़ों पे ख़ानदानी जो प्रेशर होता है और जो ख़ानदानी मामलात हैं उनका काफ़ी दबाव होता है। अब ये इसने उसके साथ क्या कमिटमेंट की और उस एट वेरी दैट डे जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन इनकी किस बात पे क्या लड़ाई हुई, इनकी क्या कमिटमेंट थी, ये तो मकतूला सामने होती तो शायद इनका आपस में इसकी ये रीज़न सामने आती। लेकिन जो अभी इसके इब्तदाई बयान है उसमें यही है कि वो इसको शादी के लिए फोर्स कर रही थी, और पहली जो इसकी बीवी है जो कि इसकी बड़ी बहन है मकतूला की, उसको तलाक देने के लिए, जिसमें से उसके 5 बच्चे हैं, उस चीज़ में ये शायद पहले तो शायद उन जो इसकी वो ख्वाहिशात हैं या जो भी उसका ये बातचीत करता रहा, फैंटेसाइज, उसको इसने पता नहीं उससे क्या कमिटमेंट की थी, और जब ये अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सका तो शायद फिर उसे जान छुड़ाने के लिए इसने ये 2 कदम उठा लिया। इरफान साहब, एक ये जो इस्लाह है ब्लाइंड मर्डर की, ये बहुत ज़्यादा हमारे सुनने में आती है क्राइम के अंदर। बहुत से हमारे ऐसे नाज़रीन होंगे जिनको ब्लाइंड मर्डर की तशरीह नहीं पता। ब्लाइंड मर्डर जब कोई एक लाश मिलती है, आप उसको ब्लाइंड मर्डर कैसे का नाम देते हैं, और फिर किन नकात के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू करते हैं ताकि एक अननोन बॉडी जो है वो आपको असल कातिल तक ले जाए? देखिए, ब्लाइंड मर्डर को उर्दू में अंधा कत्ल, अगर आप इसकी बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करें, आमतौर पे कत्ल किसी दुश्मनी का, किसी मोटिव का नतीजा होता है, जिसमें कातिल और मकतूल दोनों विजिबल होते हैं कि ये मकतूल मरने वाला ये था और कातिल से इसकी ये डिस्प्यूट थी और इस वजह से इसको मारा गया। अंधे कत्ल में अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे कहा कि इसमें ज़्यादातर ऑनर किलिंग और करीबी जो आपके ख़ानदानी ताल्लुकात होते हैं, या कोई ऐसे आपके फाइनेंशियल कोई आपके इस तरह के मामला हैं जिस पे लोग ये समझते हैं कि हम ये काम अगर सामने आके करेंगे तो वी कैन नॉट फेस इट, और उसमें कोई इंस्टेंट कोई प्रोवोकेशन या कोई इश्तियाल नहीं होता कि जिसका वजह कत्ल की बने। ये एक प्लान पॉलिसी के तहत किया जाता है, जिसमें कातिल का जो फोकस होता है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने पे होता है कि मेरा पता ना चले। तो जैसे मैंने ये अर्ज़ किया कि ये इस महीने की 3 तारीख को एक गंदे नाले से बोरी बांध एक लाश मिलती है जिसे गुजरने वाले राहगीर आइडेंटिफाई करते हैं। कतई कलामी, और जैसे आपने कहा कि इसके अंदर 2 बंदे या 2 पार्टियों के अंदर होती है, और उसमें से एक जो कातिल पार्टी होती है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा था। साली के साथ वो मोहब्बत करता था, साली के साथ शादी करना चाहता था, इन दोनों का तो डिस्प्यूट समझ आ गया। जो तीसरा बंदा है जिसका लेना देना ही कोई नहीं है, देखिए वो भी इसके अंदर कूद पड़ा। देखिए, इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कातिल ये जब भी कोई इसमें प्लानिंग के लिए आपको किसी न किसी का मशवरा, किसी की, ये एक इंतहाई इक़दाम है, कत्ल संगीन जुराइम में से पहले नंबर पे है। तो इसके लिए सम टाइम अकेले बंदे को वो हिम्मत नहीं मिलती, वो रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो इसने जब अपनी साली को कत्ल करने का मनसूबा बनाया तो इसने अपने इस मनसूबे को अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया, और क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके रिक्शे की ज़रूरत थी, और एट दैट टाइम क्योंकि ये और टाइम में रात के किसी पहर में इसने ये प्लानिंग की कि मैं जाऊंगा, और उसमें भी इसने उसको पहले इंटॉक्सिकेट किया, उसे कुछ खिलाया वो ताकि वो नींद बेहोशी नशे में हुई, और फिर इसने जो है अपने इस जो मनसूबे को पूरा किया। तो इसमें कत्ल एक ऐसा फेल है कि ये अकेला बंदा हैंडल नहीं कर पाता। तो इसमें सम टाइम जब भी हम इस तरह की कोई तफ्तीश करते हैं तो उसमें फैसिलिटेटर किसी न किसी आस्पेक्ट में, अब जिस तरह इसने उसको एक तो उसको शायद थोड़ा सा हिम्मत दिलाने के लिए कि हम 2 हैं, हम इस अकेली औरत को काबू कर लेंगे, और दूसरा फिर इस मनसूबे की तकमील के लिए इनको उस लाश को वहाँ से उठा के कहीं पे और जाके डिस्पोज ऑफ करना था। तो उसके लिए उसने अपने दोस्त जो कि एक रिक्शा ड्राइवर था उसकी मदद। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, अंधा कत्ल ट्रेस करना कितना मुश्किल है? इसमें तो फॉर्चुनेटली आप लोगों के पास CCTV फुटेज आ गई तो आप लोगों को लीड्स मिल गई, अगर ना होती तो कैसे करते? देखिए, मैं जैसे अब मैंने किया कि सब केसेस में जो सबसे मुश्किल के कोई की तफ्तीश है वो अंधा जिसका ट्रेस ही कोई नहीं है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हर जुर्म अपना सुराग छोड़ता है,
तो कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा क्लू ज़रूर मिलता है। ये मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त, मैं प्रिसाइजली आपको बता देता हूँ कि जो जब लाश मिली तो उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि सारी बात है ये लाश को कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट किया गया था। उस जगह के करीब जितने कुर्बो जवार में IC3 के जो कैमरा थे उनके नंबर नोट किए गए, और एक, क्योंकि आमतौर पे जब ये लाश नाले में फेंकी जाती है तो ये फ्लो करती हुई सम टाइम मीलों दूर फासले पे जाके सरफेस होती है, तो ये कोई पता नहीं होता कि इसको कहाँ पे फेंका गया और ये कहाँ पे आके सरफेस हुई। तो उस हवाले से जिस जगह पे इसकी लाश सरफेस हुई वहाँ से बैक ट्रैक करते हुए नाले की लाइंस के साथ साथ IC3 के कैमरों को आइडेंटिफाई किया गया, उन कैमराज की फुटेज का एनालिसिस किया गया, और उन कैमरा की जब एनालिसिस किया गया तो उनमें से एक कैमरे में एक रिक्शे वाला, जिसमें से 2 बंदे उतर के लाश को नाले में, बॉडी को नाले में फेंक रहे हैं, वो आइडेंटिफाई किया गया। उस जगह पे रिक्शे की पूरी तफसील, उसका नंबर, उसकी मेक वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। फिर वो एक लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल जैसे आसिफ साहब ने बताया कि जो कि हमारे IO जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया वो आपको तफसील बताएंगे कि कैसे उन्होंने कड़ी के साथ कड़ी जोड़ते हुए जस्ट मर्डर जिसमें सिर्फ एक लाश थी जिसका नाम और पता भी मालूम नहीं था, वहाँ से उन्होंने इस केस को ट्रैक किया, और करते करते अल्टीमेटली कातिलों को, 2 कातिल जिसमें इन्वॉल्व थे उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि अब उनको उनके अंजाम पे पहुँचाने के लिए भी जो आगे अमल है कानूनी उसको पूरा तकमील करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने शहजाद साहब की गुफ्तगू सुनी। अंधे कत्ल और कत्ल के अंदर सिर्फ ये फ़र्क है कि अंधे कत्ल के अंदर जो कातिल है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा होता है, जबकि एक नॉर्मल कत्ल जो होता है उसके अंदर कातिल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कोई भी जुर्म किया जाए उसके अंदर मुलजिम जो है कोई ना कोई हमेशा ख़ता कर जाता है। इन्होंने भी इस केस के अंदर यही ख़ता की कि जहाँ पे इन्होंने लाश फेंकी वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ था पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का, जहाँ से इनको लीड मिली और उसके बाद मुलजिमान जो है वो गिरफ्तारी तक, पुलिस जो है मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 15 साल पहले एक शख्स की शादी होती है और उसका अपनी साली के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है, और फिर वो तकरीबन 14 साल के ऊपर ताल्लुक़ जो है वो मुहीत रहता है, और बिल आखिर वो इस ताल्लुक़ से जान छुड़वाने के लिए उसको कत्ल कर देता है, और इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नाले में बहा देता है ताकि तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब जबकि उसने सारा इकदाम कर लिया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, तो वो खुद को इनोसेंट जाहिर करता है कि सारा मलबा जो है वो खातून के ऊपर डाल देता है कि खातून जो थी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आई थी, और खातून और कोई नहीं बल्कि उसकी साली है, यानी उसकी अहलिया की सगी बहन है। इस किस्म की ये जो जहनी कैफियत है जिसके अंदर इंसान अपनी बीवी को चीट कर रहा है अपनी साली के लिए, ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ये इंसानी कोई फितरत है? इसको जानने के लिए हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिरा रुबाब साहिबा के पास आए, इनसे जानते हैं। ताहिरा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ताहिरा, एक शख्स जिसकी शादी हो गई, 5 बच्चे हैं, और वो उन बच्चों की खाला के साथ रिश्ता रखे हुए है और शादी का उसको आप कह लें कि लारा लगाया हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और बिल आखिर जब उसने बहुत ज़्यादा शादी के लिए लड़की ने फोर्स किया तो उसको कत्ल कर दिया, क्या कहेंगी? ऑफ कोर्स ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ही माशरे की एक ऐसी बुराई है जो कि हमें बहुत कॉमनली नज़र आती है। ये तो एक केस हमें जैसे रिपोर्ट हो गया और हमें नज़र आ गया है मीडिया में, मगर इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी जो हैं वो हैं, और ये माशरा यहाँ पे इस तरह के चक्कर चलाना अपनी बीवी के साथ जो है उसको इस तरह रखना कि जी आप उसकी बहन के साथ भी चक्कर चल रहा है या उसके साथ भी आप हर तरह का ताल्लुक़ रखे हुए हैं, ये हमारी सोसाइटी की, मैं कहती हूँ, अखलाकियत की वो गिरी हुई हदें हैं जिसके ऊपर शायद सवाए शर्मिंदगी के मेरे जैसा बंदा कुछ और कह नहीं सकता कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे ना तो इंसानी रिश्तों का कोई ख्याल रखा जाता है, ना ही आप अपनी दूसरे इवन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन लोगों के साथ आपने अपने रिश्ते जो है इंटेंशनली बनाए हैं, रिलीजियसली बनाए हैं, ना ही आप उनको किसी खातर में लेके आते हैं। बिल्कुल अभी तक हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जब ये बात कही जाती है कि
मर्द की तरबियत पे फिर एक दफ़ा सवाल जो है वो यहाँ पर उठ जाता है कि जब मर्द की तरबियत बहुत डिफरेंट तरीके से की जाती है तो फिर इस तरह की बुराइयाँ बहुत कॉमन नज़र आती हैं। मगर इस सिचुएशन में क्योंकि ऑफ कोर्स लड़की भी इन्वॉल्व थी, ये तो नहीं था सिर्फ आदमी था और इतना अरसा जो एक रिलेशनशिप जो है वो चलता रहा है। मैं समझती हूँ कि जब अखलाकियात आपकी इतनी गिर जाती हैं तो फिर साली अपने बहनोई के साथ भी इस तरह का ताल्लुक़ रख सकती है और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस घर के माहौल में किस तरह की चीज़ें जो हैं वो रीइंफोर्स होती हैं। और यकीनी तौर पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करें कि इस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है तो वो दोनों के ऊपर इक्वल आती है, लड़की और लड़के के ऊपर। मगर जब ये बात आती है कि उसको शादी का झांसा दे के उसके साथ आपने इतना लंबा टाइम जो है वो एक रिश्ता रखा है अपना और बाद में आपने उसको मार दिया, तो फिर हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है कि उसने इतना अर्सा एक तो उसके साथ अपना ताल्लुक़ रखा है और उसके बाद जो है अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो बहुत आराम से उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे मूव ऑन जो है वो कर सकता था, मगर वो नहीं हुआ। जो कि हम कॉमनली देखते हैं कि लोग अपने गुनाह के ऊपर जब पर्दा डालना चाहते हैं और जब अपने गुनाह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं तो वो किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाते हैं उसको छुपाने के लिए, चाहे फिर उसमें उस लोगों को उनका मर्डर भी करना पड़ता है। जैसे हम अभी रिसेंटली और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात आजकल तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वो एक्चुअली जब आप खौफज़दा इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अब आपका गुनाह जो है वो नज़र आ जाना है कहीं ना कहीं, तो फिर आप उसको छुपाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। इसके अंदर जो कातिल है उसने अपने दोस्त को भी साथ मिलाया लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मुझे एक चीज़ मैंने मुलजिम से भी पूछा कि जब तुम्हारा इस औरत के साथ लेना देना कोई नहीं था तो तुम इस कत्ल में क्यों मुलविस हुए? तो उसने कहा कि मैंने दोस्त की मदद की। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को ये पता हो कि वो अगर किसी कत्ल में किसी शख्स की बगैर किसी लालच के मदद करेगा तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी कातिल को मिलेगी, लेकिन वो फिर भी मदद कर जाते हैं? ये फिर एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है उमर, वो ये है कि हमारे यहाँ पे हम रिश्तों की बाउंड्रीज़ को बच्चों को इन्फोर्स नहीं करते। हम दोस्तियाँ बनाते हैं और उनकी कोई हद नहीं होती। आप देखोगे कि दोस्ती में लोग जी एक दूसरे के पीछे लग के, जैसे इस स्टोरी में भी कत्ल भी हो जाते हैं, चोरियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत बुराइयाँ होती हैं। बेसिकली फिर ये कंपनी की बात है कि वो जो उसका दोस्त है मे बी वो खुद भी इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और फिर उसने क्योंकि अपनी दोस्ती की हद कोई नहीं लिमिट की हुई, जो कि बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है, लोगों को समझने की ज़रूरत होती है कि उसके दोस्त के साथ आपने उसके गुनाह में भी शरीक होना है, ये आपको देखना है। और जब हम इस तरह के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं या दोस्तियों की बात करते हैं तो हम एडिक्टिव रिलेशनशिप की बात करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप जो कि नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मेलिटीज़ में चले जाते हैं। जैसे ये साली और बहनोई वाला भी ताल्लुक़ और उसके बाद ये दोनों दोस्तों का जो ताल्लुक़ है, इस तरह के ताल्लुकात जो होते हैं ख़ास तौर पे एडिक्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं, एबनॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं। सो इनमें रहने वाले लोग जो हैं वो दिमागी तौर पे हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल हैं, या तो उनकी अपनी ज़िंदगियों में कुछ इस तरह की कमियां रही होती हैं कि जो कि उनकी फैमिली की तरफ से होगी, तवज्जो की हो सकती है, प्यार की हो सकती है, इस तरह की चीज़ों की जो वो दूसरे लोगों से पूरी करना चाहते हैं। आप देखोगे कि वो लोग जो कि दोस्तों को बहुत अहमियत देते हैं, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके अपनी फैमिली में रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। फिर वो बंदा जो कि बाहर उनको थोड़ा बहुत एक कुशन देता है, सॉफ्टर कुशन नज़र आता है उसका, वो आपको सबसे ऊपर लगना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि लोग दोस्तियों की वजह से नशों की लत में पड़ जाते हैं। हमने देखा है लोग जो है किसी भी एक्सट्रीम बुराई तक पहुंच जाते हैं। सो बेसिकली ये ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो होता है ना, वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनी हुई है। तैयार आखिरी सवाल, एक इंसान की फितरत है कि जब वो कोई गुनाह करता है तो फौरी तौर पे उसका जो ज़मीर है वो जाग जाता है और वो बाकायदा नॉक करता है कि आपने गलत की है, भलावत करना शुरू कर देता है। ये जिस तरह की अभी जिस केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऐसे माशरे में बहुत से केस आने शुरू हो गए और इतने लंबे पीरियड के लिए ये गुनाह में का इर्तिकाब कर रहे होते हैं, मुर्तकिब होते हैं, लेकिन इनका ज़मीर ही नहीं जागता। ये क्या वजह है? क्या इंसान ढिठाई के उस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, या ये क्या होगा? बेसिकली जब हम ये बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर्स की बात करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं, तो वो लोग जो कि एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर होते हैं उनको वही चीज़ नॉर्मल लग रही होती है, उनके लिए वही नॉर्मल होता है। पहली एक बात ये है।
दूसरी ये बात है कि आपका कॉन्शियस जो है ना वो सिर्फ उस वक्त तक आपको नॉक करता है जब तक अभी आपने कुछ नया करना शुरू किया है, मगर जब आप उसको सुला देते हैं तो फिर वो आपको नोक नहीं करता, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। अब ये चीज़ नहीं है वो कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, इट हैज़ बिकम योर सेकंड नेचर नाउ, और आप उसको बस अपनी रूटीन के एक एक्टिविटी के तौर के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। इसलिए आपका ज़मीर एक सर्टन टाइम के ऊपर जाके आपको नोक करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। दोनों चीज़ें इसमें आती हैं कि एक तो एबनॉर्मेलिटी वाले लोगों के लिए एबनॉर्मल बिहेवियर्स जो होते हैं, ख़राब बिहेवियर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। दूसरा, वो नॉर्मल समझते हैं उनको कि ये नॉर्मल, वो ठीक कर रहा है। और दूसरा, जब आप एक लंबे अरसे के लिए किसी से मेरी एक दिन डिस्कशन हो रही इसी सिलसिले में कि जी बुराई वाली चीज़ें जो हैं वो किस तरह से, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली आप ये समझो कि एक बंदा जो बुरा है, जिसकी फितरत बुराई के ऊपर है, उसके ऊपर काला जादू भी कभी असर नहीं करेगा, बिकॉज बुराई के ऊपर बुराई कैसे असर कर सकती है। सर्टन टाइम के ऊपर जाके जब आप चीज़ों को इतना ज़्यादा कर चुके हुए होते हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन और आपकी पर्सनैलिटी वही बन चुकी हुई होती है। ये बंदा जिनके अभी हम दोनों लोग जो हैं और तीसरी बीवी जो हैं, अगर हम इनका तज़किरा करें तो हमें सिर्फ ये एक चीज़ नहीं उसमें नज़र आएगी, हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी के साथ भी बड़े ख़राब ताल्लुकात में होगा, अपने बच्चों के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, और फिर जब हम फैमिली को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आएंगी। एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमें नज़र आ रही होती है ऐसे लोगों की। अल्टीमेटली फिर वो एक ऐसा एक्सट्रीम के ऊपर जाते हैं जिसके ऊपर बचने का कोई रास्ता मुश्किल हो जाता है, मगर वो जो पीछे उन्होंने सारी चीज़ें की होती हैं, इवेंट्स की जो सीरीज़ होती है वो उनके लिए नॉर्मेलिटी होती है, वो समझते हैं कि ये ठीक ही कर रहे हैं वो। कॉन्शियस एक सर्टन टाइम तक आपको नॉक करता है। थैंक यू वेरी मच। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कबीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर एक अंधा कत्ल था, जिसके बाद लाश जो थी वो पुलिस को नाले से मिली और पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, और जो CCTV कैमराज वगैरह थे और उसकी मदद से रिक्शे को ट्रेस किया, फिर उसके बाद रिक्शे के ऑनर को ट्रेस किया, फिर उसकी लोकेशंस वगैरह ली और मुलजिम तक जा पहुंचे। और मुलजिम को जब उन्होंने हिरासत में लिया तो मुलजिम ने एक वाले जुर्म भी कर लिया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी साली को कत्ल किया है। लेकिन इसके अंदर मुकदमा जो है, क्योंकि पहले लाश मिली थी और वो अननोन डेड बॉडी थी, तो पुलिस ने कत्ल का मुकदमा जो था वो अपनी मुद्दईयत में दर्ज किया। अब जबकि वर्सा सामने आ चुके हैं तो क्या ये मुद्दईयत तब्दील होगी, और अगर तब्दील नहीं होती तो क्या अगर वारसान जो हैं वो कत्ल माफ़ कर देते हैं तो स्टेट माफ़ करती है कि नहीं करती? ये कानूनी नुक्ते जो हैं वो हम चौधरी साहब से जानते हैं। चौधरी साहब, वक्त के लिए एक तो शुक्रिया। एक अननोन डेड बॉडी नाले से मिली, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश शुरू की, मुलजमान तक पहुँच के मुलजिम कोई और नहीं बल्कि खातून का बहनोई है। मुकदमा जो थाना SHO है उसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ है, तफ्तीश कैसे चलेगी आगे? मुद्दई चेंज होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? देखें जी, जब कोई इस किस्म का अक्रंस होता है तो सबसे पहले पुलिस की मुद्दईयत, वो स्टेट है, स्टेट की मुद्दईयत में एक FIR लॉन्च हो गई। अब FIR के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होनी है तो 161 की स्टेटमेंट्स आएंगी, वो जो डेड बॉडी जो है उसके वारसान 161 की स्टेटमेंट देंगे, और इनफैक्ट वही कंप्लेनेंट इसमें होंगे। स्टेट कंप्लेनेंट ज़रूर है लेकिन जो वर्सा होते हैं असल कंप्लेनेंट वही हैं, उनके बयानात आएंगे, उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस आएगी, CCTV फुटेज तो आ चुकी हैं कि किस तरह से उसने मर्डर किया। जब ये सारी चीज़ों के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो एक चालान सबमिट होगा कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट में 302 के अंदर चालान सबमिट होता है तो यहाँ में एक बात बड़ी ज़रूरी है जो मैं कहना चाहूँगा कि इन कस्टडी अक्यूज़ जो है वो अभी अक्यूज़ ने जो भी बयान दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कत्ल को खुद मान भी लेता है तो उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो इन कस्टडी है। इस तरह चालान जो बन के जमा होगा उस चालान के अंदर मुद्दईयत पुलिस की होगी, लेकिन असल में जो लोग होंगे वो वर्सा होंगे। अगली बात जो आपका क्वेश्चन है उसमें अगर वर्सा साहब मिल के खून माफ़ कर देते हैं या उसमें क़िसास दियत वाला मामला क्लियर हो जाता है तो उसमें फिर स्टेट भी माफ़ कर देगी, क्योंकि उनके पास हक़ है, वो माफ़ कर सकते हैं। कानून उन्हें यह हक़ देता है कि अपने अजीज़ का, उसमें जो मर्डर जो हुई हैं खातून, उसके वालिद वालदा, उसके बहन भाई, ये सब जो हैं वर्सा हैं। अगर शादी हुई भी हो तो फिर बच्चे हैं। ये वर्सा जो हैं अगर वो माफ़ कर दें तो स्टेट भी माफ़ फिर कर देती है।
इस केस के अंदर जैसे जो कातिल है वो लड़की का बहनोई निकला है और उसका लड़की के साथ रिश्ता भी था, और दूसरी जानिब अब जब कत्ल हो गया तो बुरसा किसी हद तक हमारी उसके मकतूला के चचा से बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हमारी जो दूसरी बेटी है उसका घर ख़राब होता है, उसके 5 बच्चे हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर नॉर्मली आप क्या प्रैक्टिस देखते हैं? यही होता है जी कि एक बच्ची का घर बच जाए, दूसरी बच्ची मर्डर हो गई है, चलें इसका तो घर बच जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये फैमिली इस तरह से जो है ना वो स्पॉइल हो जाते हैं बच्चे भी। ये एक ऐसा गुनाह है जो ज़िंदगी के साथ चलेगा। आप ये देख, मैं एक और इसमें बात है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। जब पोस्टमार्टम होगा तो उसके अंदर अगर हदूद के ऑफेंसेस, हदूद ज़ना के ऑफेंसेस आते हैं तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। इस तरह मैं बात ज़रूर करूँगा। अगर 302 के साथ साथ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी आ जाता है तो केस की सिचुएशन कुछ और बन जाएगी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में फिर ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं हो सकेगा। आप कह रहे हैं कि अगर 302 के साथ 376 ऐड हो जाती है, और ये पुलिस का काम है, पुलिस ऐड करेगी, पुलिस का काम, तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तनाजर के अंदर 376 को आज़ाद कर देती तो फिर बुरसा भी माफ़ नहीं कर सकती। बुरसा भी जो है इसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें फिर जो है वो कंप्रोमाइज़ भी इफेक्ट नहीं करता। तो जो दियत और बाकी इस पे नहीं आती, वो इस पे नहीं आती, उसकी अलहदा से सज़ा है, उसकी सज़ा बहुत सख्त है। तो वो एक सोसाइटी का अहम जो है क्राइम है, तो उस पे आके फिर ये कंप्रोमाइज़ भी जो है। सब ज़्यादातर तो हमने देखा कि पुलिस अपने मामला से जान छुड़ा रही होती है, तो आपको लगता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसको साल लफ किया जाएगा? तो डॉक्टर जो है इम्पार्शल रिपोर्ट होगी, उसमें तो आना ही है। अगर ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है और लड़की जो है वो शादीशुदा नहीं थी, तो अगर वो बॉडी के अंदर चीज़ें आएंगी तो फिर तो ये रिपोर्ट में आ जाएगा कि ये जना आया है। और जना हदूद के ऑफेंसेस अगर लग जाते हैं तो फिर 302 के साथ वो ऑफेंसेस आएंगे और वो नॉन कंपाउंडेबल है, नाकाबिल राज़ीनामा है, और उस मामला में फिर कंप्रोमाइज़ भी इफेक्ट नहीं करता। उसमें फिर स्टेटमेंट्स चेंज होंगी, लेकिन वो उसमें सज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपने सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट चौधरी कबीर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि 302 में बेशक मुद्दई जो है वो पुलिस है, लेकिन अगर बुरसा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मुलजिम के साथ तो वो बरी हो जाएगा और उसको आज़ाद करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने इंतहाई अहम नुक्ता ये उठाया है कि अगर जैसे पोस्टमार्टम इस डेड बॉडी का हुआ है और पोस्टमार्टम के अंदर अगर डॉक्टर रिपोर्ट में ये लिख देता है कि खातून के साथ जना होता रहा है इलिसिट, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, वो शादीशुदा नहीं थी, और उसके साथ इस मुलजिम ने इलिसिट रिलेशन जो था वो डेवलप ये रखा था, और पुलिस मुकदमे में 376 को आज़ाद कर देती है, तो फिर बुरसा चाह कर भी मुलजिम को माफ़ नहीं कर सकते और उसको उसके किए की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। ये एक नई चीज़ आज हमें सीखने को मिली है, लेकिन इसके अंदर अब देखना ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की दिलचस्पी के ऊपर हैं कि पुलिस इस केस में कितनी दिलचस्पी लेती है और मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कितना अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा करती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान और टीम जुर्म इंजाम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।